रहे हैं। जी सर। आपकी स्पीड देखने लायक है, लेकिन शुरुआत तब से करते हैं जब आप बच्चे थे। थैंक यू सर। मैं 2010 के अंदर सर, मतलब फैमिली बैकग्राउंड उतना साउंड नहीं था। तो 2010 जब मैं 10th क्लास में था, तो ऐसा लग रहा था ज़िंदगी में कि कुछ बढ़िया हो जाए। मुसीबतें हैं। मेरे पिताजी मिस्त्री का काम किया करते थे कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। तो गर्मी की छुट्टी होती थी 2 महीने की, तो हम भी जाते थे और हम भी लेबर का काम करते थे। उस समय 125 रुपीज़ इन अ डे हमें मिला करता था सर। तो हम 2 महीना काम करते थे, 6-7 हज़ार आ जाता था। गर्मी की छुट्टी ख़त्म करके जब मैं गया, तो फिर एक शख्स से मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया सर। उनकी एक बात मुझे मेरे दिल पे घर कर गई कि भाई तुम अमीर बन सकते हो और अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी दे सकते हो। सर तब से अब तक मैं एक सेकंड के लिए इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा हूँ, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से सर सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है सर आज के समय में। कितना टाइम हो गया आपको इंडस्ट्री में लगे? 14 साल हो गए सर। मैं कह सकता हूँ मेरी जवानी इस इंडस्ट्री में ही आई है और यहीं जा रही है सर। 14 सालों में आप कई सारे रोल में रहे हैं इंडस्ट्री में, जी सर। और अभी आपका एक नया रोल है, वो है एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ FDSA, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जी सर। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। आज जो कंपनियां, चूंकि एसोसिएशन का काम रहता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को एक प्रॉपर गाइडलाइन देना, उनको डिसिप्लिन में रखना, और वो सुनिश्चित करती हैं कि कंपनियां सही तरीके से काम कर रही हैं। जी 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 सर। तो जो कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में हैं, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई हैं या पुरानी भी हैं या आना चाहती हैं, उनको आप एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको अगर बड़ी कंपनी बनना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सर 4-5 चीज़ों पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं सर, या मैं कहना चाहूँगा जो नई कंपनी शुरू हो रही हैं या जो आने वाली है या जो ऑलरेडी चल रही है। क्योंकि सर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मतलब लाखों लोगों करोड़ों लोगों का भविष्य जुड़ा होता है। तो सबसे पहले पॉइंट्स तो मैं कहूँगा सर कि प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के एजुकेशन पर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर कंपनीज आती सर, इस पे उनका फोकस नहीं होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है सर, प्लान उनका ऐसा हो, मतलब इसको मैं थोड़ा सा देसी भाषा में कहूँ सर, तो प्रोडक्ट ऐसा हो जो रिजल्ट दे, और प्लान ऐसा हो कि काम करने वाले को पैसा आए। तीसरी जो जरूरी चीज़ है सर, वो है सर्विस। लोगों को लगता है कि सिर्फ ये प्रोडक्ट बेचने वाली इंडस्ट्री है या पैसा देने वाली, जबकि ये मेनली सर्विस इंडस्ट्री है सर। सर्विस पे कंपनी को ध्यान देना चाहिए। सर्विस के लिए अगर आउटलेट की ज़रूरत है, कोई भी ऐसी चीज़ ज़रूरत पड़ रही है, तो सर्विस पे ध्यान देना चाहिए। सर्विस अगर अच्छी होगी तो कंपनी के प्रति जो लोगों का ट्रस्ट है वो बढ़ेगा और बिज़नेस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। चौथा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा सर, वो है इनोवेशन पे। एक टाइम के बाद ऐसे देखा जाता है सर कि कंपनीज इनोवेटिव नहीं हो पाती है, चाहे वो अपने प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर हो या एजुकेशन पर हो गया हो। इनोवेशन पे ज़्यादातर कंपनियां ध्यान नहीं देती सर। अगर हम इनोवेटिव बने तो डेफिनेटली सर हम मार्केट को हमेशा पसंद आते रहेंगे। जैसे लोग एप्पल को पसंद कर रहे हैं, हीरो होंडा को पसंद कर रहे हैं, हमें भी लगातार पसंद करते रहेंगे तो हमारा बिजनेस चलता रहेगा। एक जो सबसे ब्लंडर मिस्टेक सर जो नई कंपनीज करती हैं, जी। वो है सर, वो कैलकुलेटिव डिसीजन नहीं लेती हैं। कई ऐसी डिसीजन भावनाओं पे आके या लीडरों की बातों पे आके वो ले लेती हैं, जिससे कंपनी पूरी तरीके से क्रैश हो जाती है। तो मैं नई कंपनीज को कहना चाहूँगा सर, कुछ भी डिसीजन लें तो कैलकुलेटिव डिसीजन लें, क्योंकि कंपनी अगर टिकी रहेगी तभी लोगों का भविष्य बन पाएगा सर। आपने भी कुछ इमोशन में आके ऐसे डिसीजन लिए हैं? जी सर। शुरुआत में सर एक्चुअली पता नहीं था कि हाउ टू मैनेज कंपनी, हाउ टू रन कंपनी प्रॉपरली। तो कई लोग ऐसे आए जिन्होंने बोला सर कि हमारे लिए आप कुछ ऐसा कर दीजिए, फिर आप देखिए हम क्या करते हैं। फिर मैं बाद में रियलाइज़ किया कि नहीं, ये डिसीजन सही नहीं था, जिससे कंपनी का काफ़ी लॉस हुआ, और कंपनी का लॉस मतलब हमारे लोगों का अल्टीमेटली लॉस हुआ। तो फिर मैं सजग हो गया सर, और अब मैं कैलकुलेटिव डिसीजन ही लेने पर विश्वास करता हूँ सर। मेरा भी ये मानना है देवानंद जी, आप व्यक्तिगत रूप में या एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी, आपके अपने कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, उन पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कुछ तो ऐसे होना चाहिए, किसी भी कीमत पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो, जी सर। मतलब किसी भी कीमत, मतलब किसी भी कीमत पे। और बहुत बार ये लगता है कि यार इस पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लूँगा तो मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि अगर आपके वो स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स हैं ना, तो
आने वाले समय में कुछ लोग उन प्रिंसिपल्स की वजह से ही आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे और आपके साथ में काम करना पसंद करेंगे। मेरी ज़िंदगी में कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए कि मैं एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे हमारे यहाँ पे रिकॉग्निशन फंक्शन होते हैं हर जी कंपनी जी में। सर। तो हमारे यहाँ भी अभी रिकॉग्निशन फंक्शन था। एक व्यक्ति को कोई लेवल अचीव करना था और उसने लेवल अचीव कर लिया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से ये मान के चलिए कि 10 वॉल्यूम से 10 रुपए से मान लो आप, उसका लेवल छूट गया। और वो व्यक्ति अपनी बड़ी टीम 2-3 गाड़ियाँ वाड़ियाँ भर के और पूरा उसमें फंक्शन में पहुंच गया। और एक दिन पहले ही मालूम चला कि यार इसका तो लेवल छूट गया। अब वो आ गया, सारी चीज़ें हैं। अब मैंने उस व्यक्ति से इवेंट शुरू होने से पहले मैं उनको साथ में एकांत में लेके गया और उनका नाम एएस चौहान था। तो मैंने कहा कि चौहान साहब, ऐसे ऐसे आपका लेवल छूट गया, मेरे पास में लिस्ट आई है कंपनी से। तो उन्होंने बोले कि सर कैसे हुआ, मैंने तो पूरा क्लोजिंग किया था और ये सब ऐसा वैसा। मैंने कहा पता नहीं कैसे हुआ, और चौहान साहब रिकॉग्निशन तो मैं नहीं कर पाऊँगा आपका। उन्होंने बोला सर मैं तो इतने लोगों को लेके आया हूँ और यही कह के लेके आया हूँ कि मुझे वहाँ पे ट्रॉफ़ी मिलनी है। तो मैंने कहा सर लेकिन गलत प्रमोशन और रिकॉग्निशन तो स्टेज से नहीं होना चाहिए, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ भी कारण रहा हो। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, उसको भी बुरा लगा, और फंक्शन हुआ। बाद में उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत अच्छा काम इसलिए किया कि जो सिस्टम, जो व्यक्ति इतना स्ट्रॉन्ग है डिसिप्लिन को लेके, अपने एथिक्स को लेके, उसके साथ काम करना चाहिए। ग्रेट सर। तो लॉन्ग टाइम में उसके आपको जिस दिन रिवार्ड्स मिलेंगे ना, तो बहुत बड़े होंगे। तो उस चीज़ को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। एज ए पर्सन आपने ग्रो करना है या एज ए कंपनी आपको ग्रो करना है। कुछ कंपनियां हैं हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में जिनके बारे में ये चलता है कि यार वहाँ तो कुछ भी करवा लो आप, कुछ भी चलता है। और कुछ कंपनियां ऐसी, उनकी इमेज ऐसी बन गई हैं कि यार वहाँ पे कुछ भी आप इलीगल और अनएथिकल आप करवा ही नहीं सकते। तो जहाँ ये ऐसी इमेज बन गई है, तो वो कंपनियां उस इमेज की वजह से उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। चलिए, आपके कई सारे रोल हैं और हर रोल के बारे में हम प्रश्न पूछेंगे आपसे। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारा पैसा है, ड्रीम लाइफ लोग जीते हैं, और उस अट्रैक्शन की वजह से बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आते हैं। और जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, उतनी जल्दी उनको परिणाम नहीं मिलते हैं। उन्होंने सोचा था कि मैं 1 साल में ये कर लूँगा, और उनको लगा कि वो नहीं कर पाए, तो फिर वो कहीं ना कहीं लालच की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कोई आता है कि यार ये नया कॉइन आया है, कोई आता है कि ये ट्रेडिंग, ये कौन सी वो आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग आ गई है। जी सर। तो ऐसे लालच में कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। आप देखते होंगे ऐसे लोगों को। ढेरों लोग हैं सर, ढेरों लोग। और क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अभी लास्ट 2-3 साल से सर ये केसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं कि थोक में जो हमारे प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लोग हैं वो या तो ट्रेडिंग, ज़्यादातर 2 प्लेटफॉर्म मैं देखा सर। एक तो गेमिंग चल रहा है आजकल, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसमें ऐसा है कि आप गेम खेलिए और पैसा कमाइए, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद टीम बनाएंगे तो वो गेम प्लेटफॉर्म आपको रॉयल्टी देगी, आप अमीर बनेंगे। सर टेक्निकली कोई भी बंदा अगर कोई प्लेटफॉर्म बना रहा है उस टाइप का, तो सबसे पहली चीज़ सर कि ऐसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं होता है, उनका खुद का बैंक अकाउंट तक नहीं होता है। अगर वहाँ से कोई पैसे आप जीतेंगे तो कंपनी के नाम से नहीं आता सर। हमारे प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर अगर 2 रुपया भी आए तो प्रॉपर नाम के साथ आता है कि इस कंपनी से इतना रुपया NEFT आपको हुआ है। उनका ना ऑफिस होता है, कुछ भी नहीं सर। अलग अलग गलत लिंक बना के वो पैसा भेजते हैं, मतलब। और इसका सबसे बड़ा कारण है वो पैसा बनाना चाहते हैं, हमें पैसा वो नहीं बनवाना चाहते। दूसरा जो चल रहा है सर आज के समय में ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग में भी चल रहा है सर फॉरेक्स ट्रेडिंग। लोगों को यही लगता है, आम जनता को यही बताते हैं कि भाई पूरी दुनिया में ढेरों करेंसीज हैं और सबका रेट फ्लक्चुएट होता है डेली। हमारी कंपनी क्या करती है, उसी फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठाती है और आपको प्रॉफिट निकाल के देती है। मुझे लगा सर सही है, ये तो टेक्निकली पॉसिबल है, सही है, ये तो चलता ही है सर। लेकिन जब मुझे पता चला
कि वो किसी भी करेंसीज के फ्लक्चुएशन पे काम नहीं कर रही है, ना डॉलर पे, ना यूरो पे, ना रुपीस पे। उन्होंने खुद की कोई करेंसी बना ली है और उसके फ्लक्चुएशन पे काम कर रही है, जो पूरी तरीके से लीगल नहीं है, इलीगल मैं कहूँगा। और लोग उसमें फंसते जा रहे हैं और इसका अंतिम परिणाम कुछ यूं होता है सर, जैसे दिवाली के समय में लोग जुआ खेलते हैं, भले ही 100 रुपये का खेले, एक ऐसा हमारे देश में एक धारणा है कि खेलना चाहिए आपको, और ज़्यादातर लोग सर 100 रुपये लेके जाते हैं, 1000 रुपये जीत भी जाते हैं। हो सकता है उस साल वो 1000 रुपये जीते थे, लेकिन वो 1000 रुपया उनको अगले साल फिर जुआ में लेके जाता है और अगले साल वो ज़्यादा हार जाते हैं। अंतिम परिणाम सर 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद हम देखें तो यही होता है कि नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ लूट जाता है लोगों का। तो इन दोनों चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है सर। लोगों को सबसे पहले ये सीखने और समझने की ज़रूरत है कि सच में जो कंपनीज आपको बोल रही है कि आप पैसा लगाओ और हमारी कंपनी आपके लिए ट्रेडिंग करेगी, आपको पैसा लगा के रख देना है। और हंसी वाली बात यह है सर कि वो कंपनियां ऐसी होती है जो कभी आपका लॉस नहीं होने देगी, जबकि ट्रेडिंग में लॉस और प्रॉफिट का खेल है सर, ये तो चलते रहता है। कंपनीज वादा करेगी लॉस होगा तो हमारा, प्रॉफिट होगा तो आपका, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और ना उनकी कोई हजारों की टीम है जो आपके पैसे का पोर्टफोलियो बना के ट्रेडिंग कर रही है, कुछ भी नहीं है। ये प्योर मनी रोटेशन है, इन एंड आउट का काम चल रहा है। हमारा पैसा जब तक कंपनी में जा रहा है तब तक वो दूसरों को बांट रहे हैं। सर मैंने कई जगह ये भी देखा है कि लोगों ने बोला सर मैं 2 करोड़ का आपके यहाँ से कॉइन लेना चाहता हूँ, उसकी कीमत कम या ज़्यादा कम कर सकते हैं क्या, 10%, 15%। और सर वो लोग 10-15% छूट भी कर देते हैं और प्रमोशन क्या कर रहे हैं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज है, उन पे किसी का हाथ नहीं है, मानो ब्रह्मा जी ने बनाया हो, और खुद 10%, 15% छूट दे रहे हैं अगर आप करोड़ों का लेंगे तो उनकी बातें और उनकी हरकत सर बिल्कुल समान नहीं है। हमारे देश के भोले भाले लोगों को ये समझना पड़ेगा। कोई भी लोग ऐसा प्लेटफॉर्म सिर्फ अपनी प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं, आपको प्रॉफिट देने के लिए वो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे हैं। जब लालच का चश्मा आंखों पे चढ़ता है देवानंद जी, तो फिर कुछ नहीं दिखता है। जी 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 सर, जी सर। वैसी स्थितियां हैं मेरे ख्याल से कुछ लोगों के साथ में। और जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं, रूल्स में एक चीज़ बहुत क्लियर से मेंशन की गई है कि अगर आपकी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में डील कर रही है तो उसका इंडिया में फिजिकल ऑफिस होना चाहिए। और ये जिस प्रकार की कंपनियों की आप बातचीत कर रहे हैं, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की करें, गेमिंग की करें या क्रिप्टो करेंसीज की करें, तो उनके कहीं ऑफिस है नहीं आसपास में, कहीं दूर दूर तक नहीं रहते कुछ भी नहीं है सर। दुबई बैठे हैं सर सब लोग जाके, कोई साल भर पहले गए हैं, कोई 1.5 साल पहले गए हैं। दुख की बात यह है सर कि हमारे लोगों को सब पता है कि डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स क्या है, ये पूरा पता है, सब कुछ पता है। इसमें मैं एक वो छोटी सी बात सर मेंशन करूंगा। हम बचपन में हमारे गुरुजी लोग सिखाया करते थे कि एक जो साधु जी थे वो तोता पाल के रखे थे जी। और तोता लोग अपने बचाव के लिए वो बात रटा करते थे कि शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। एक दिन वहाँ से शिकारी गुजर रहे थे और उन्होंने तोते लोगों को ऐसा गाते हुए देखा तो उनको लगा मैं तो गलत जगह आ गया, ये लोग तो एजुकेटेड तोते हैं, इनको सब पता है, ये कभी नहीं फंसेंगे। और वो थक गए थे, आराम करने के लिए पेड़ के नीचे वो लेट गए और गलती से जाल उनका फैला हुआ था। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि सारे तोते फंसे हैं और वही रट रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। सर लोगों को पता है कि कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, कोई रोबोट सिस्टम नहीं है, कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, उनके पैसे का सच में रोटेशन हो रहा है। आज इस पॉडकास्ट के बाद कई लोग मुझे गाली देंगे, हो